देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोविशील्ड की, यानी कोरोना की वैक्सीन की। सूत्रों के मुताबिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के इस्तेमाल के लिए मंजूरी की सिफारिश की है। ये सिफारिश ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI को भेजी गई है और अंतिम फैसला वो करेंगे। शरद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये वो खबर है जिसका काफी वक्त से इंतजार था लोगों को। क्या जो DGCI को भेजा गया है, क्या उसे औपचारिकता मात्र माने और गो अहेड माने कि मिल चुकी है अब फाइनल, या फिर कुछ और? कुल मिलाकर ये थोड़ी सी प्रक्रिया है और बहुत सारी औपचारिकता है। प्रक्रिया इसलिए कि क्योंकि एक सरकारी काम है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है और आगे तक के लिए इसको बना के रखा जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में मैसेज जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण जिस देश में हो रहा है, उसने जिस वैक्सीन को मंजूरी दी है, किस प्रक्रिया के तहत दी है, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन होता है और ज़्यादा ये जो है एक औपचारिकता मात्र ही होती है। क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो इस सारी चीज़ को जानते हैं, उनको मिलाकर बनती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। इसमें डॉक्टर्स होते हैं, इसमें साइंटिस्ट होते हैं और उन्होंने एक लंबी प्रक्रिया के बाद इसको मंजूरी देने की सिफारिश की है। आपको याद होगा 6-7 दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज़ के लिए, आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी थी। आज 1 जनवरी है, आज जाकर कई बैठक हुई हैं, आज जाकर जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी सिफारिश भेजी है। तो अब ये माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों के भीतर संभावना है कि केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये औपचारिक ऐलान हो जाए कि देश को उसकी पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है मूल रूप से, वो देश में लगने वाली पहली वैक्सीन हो सकती है। तो कुछ घंटे और इंतजार करना होगा, क्योंकि मीटिंग जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की, वो अभी चल ही रही है। उसके अंदर भारत बायोटेक के बारे में भी डिस्कशन होना है, उसके अंदर फाइजर के बारे में भी डिस्कस होना है। इन दोनों ने भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी हुई है। और क्योंकि जो भारत बायोटेक है, ये हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। और फाइजर जो है, ये US UK में ये लगनी भी शुरू हो गई है और बहुत नई टेक्नोलॉजी की ये वैक्सीन है। तो वो अगर दावा कर रही है तो उसका भी जो दावा है वो परखा जाएगा। तो इसीलिए जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो माना जा रहा है कि DCGI उसके बाद जो है अपनी जो बात है, अपना डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार को सूचित कर देंगे और केंद्र सरकार ऐलान करेगी कि भारत को उसकी पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जी शरद, क्या इसकी भी संभावना है कि एक और जो हमारी जो स्वदेशी जो वैक्सीन जिसको कहा जा रहा है, उसको भी आज ही गो अहेड मिल जाए? देखिए, हो तो सकता है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल जाए, क्योंकि ये हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन है पूरी तरह से। लेकिन इसके साथ एक थोड़ी सी जो बात है जो इसके पक्ष में नहीं जा रही, वो है कि ये तीसरे फेज का ट्रायल कर रहे हैं, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। लगभग 50% जो पार्टिसिपेंट हैं, यानी जिनके ऊपर ट्रायल किया जाना है, वो भी रिक्रूट हुए हैं, यानी इनको शायद अभी तक टीका भी पूरी तरह से नहीं लगा है। लेकिन हाँ, अगर अपना वो दावा अच्छे से रखते हैं और ये दिखाते हैं कि फेज 2 में हमारा जो डेटा है वो सेफ्टी दिखा रहा है, काफ़ी सुरक्षित दिखाई दे रहा है, और अभी तक जो हमने ट्रायल किए हैं उसके हिसाब से एफिकेसी यानी प्रभावशाली कितना है टीका, ये अच्छा दिख रहा है, तो हो सकता है कि भारत बायोटेक के टीके को भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी सिफारिश कर दे कि हाँ ये भी ठीक है। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि भारत बहुत बड़ा देश है। पहले राउंड में जो प्रायोरिटी ग्रुप है, 30 करोड़ लोगों को ये टीका लगना है और कोई एक कंपनी जो है, हम ये मानते हैं, सरकार भी ये मानती है, कोई एक कंपनी इतने बड़े देश के लिए ये प्रोडक्शन नहीं कर सकती। बेशक सीरम इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया में नाम है इसका प्रोडक्शन के मामले में, लेकिन हमें कई सारी वैक्सीन चाहिए होंगी और जिससे कंपटीशन भी जो है वो रहना चाहिए मार्केट में। तो इसलिए हो सकता है इसको मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा ये वैक्सीन ट्रायल के मामले में पीछे थी, इस वजह से हम थोड़ा सा इसको सीरम के मुकाबले में थोड़ा सा ये पीछे मानी जा रही थी। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी मानती है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नहीं ये सेफ है, ये सुरक्षित है और प्रभावशाली है, तो हो सकता है उसकी भी रिकमेंडेशन आज जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी कर दे। जी बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये अहम खबर शरद इस वक्त सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं कि कम से कम सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उसे ये माना जा रहा है कि हरी झंडी मिल गई है। अब सिर्फ DGCI के पास जाना है और वो इसे
आगे के लिए इसमें प्रक्रिया जो है वो उसका पालन करेंगे। लेकिन बेहद अहम खबर और लंबे इंतजार के बाद ये हुआ है। एक खास मेहमान के पास चलते हैं इस वैक्सीन के बारे में और जानकारी के लिए। डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेमेटोलॉजी हैं एम्स से। और मैम, बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ी खबर है, ऐसी खबर है जिसका बड़ा इंतजार था, लेकिन ऐसी भी चीज़ है जिसको लेकर कई सवाल हैं। थोड़ा कुछ लोग कहते हैं कि फौरन ये वैक्सीन जो है वो ले लेना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, अभी साफ नहीं है इसे लेना चाहिए नहीं। लेकिन जो डेटा इकट्ठा हुआ है, जिस तरह से हमारे यहाँ इसकी वेटिंग होती है, इसको देखा जाता है, क्या हम समझें कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है? देखिए, ये बातें बहुत पहले से हाईलाइट की गई कि जो वैक्सीन बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है वो बहुत सारे साल चलती है। अब क्योंकि ये वैक्सीन 1 साल के भीतर तैयार हुई है और इसके ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं, फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं कुछ वैक्सीन्स के, तो लोगों के मन में ये शंका होना बहुत बहुत लाजमी है। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि भले ये वैक्सीन बहुत जल्दी अवेलेबल कराई जा रही है क्योंकि वॉर फुट पे काम हुआ है। पहले बड़े आराम से चीजें चलती थी और इस समय बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ चलाए गए हैं, इसलिए ये वैक्सीन अवेलेबल हो पा रही है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो चाहे वो कोई ड्रग हो या फिर वैक्सीन हो, उसके कुछ अक्यूट साइड इफेक्ट्स होते हैं, इमीडिएट साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में आते हैं। लेकिन जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें ये चीज देखी गई है कि जो वैक्सीन है उससे कोई इमीडिएट सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं आए हैं। तो इसलिए मैं कहूंगी कि डरने की बहुत जरूरत बिल्कुल नहीं है। और वैक्सीन एक जरूरत है आज के टाइम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं नए स्ट्रेन्स की जो कि ज्यादा इन्फेक्टिव है, ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो बहुत ज्यादा गंभीरता से ये सोचना कि नहीं ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होंगे और नहीं लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। जी, एक चीज़ जो शायद इसके फेवर में गया है वो ये कि इसका स्टोरेज जो है वो उसके लिए कोई स्पेशल, जैसे फाइज़र वगैरह के लिए चाहिए या मॉडर्ना के लिए -70 डिग्री का चाहिए एक एनवायरनमेंट उसको स्टोर करने के लिए, तो इसके लिए इस तरह की ज़रूरत नहीं है। और कॉस्ट के मामले में भी ये काफ़ी कम में तैयार हो गया है। आपको लगता है कि जिस तरह से टीकाकरण एक अभियान चलता रहा है हमारे यहाँ, उसी के नक्शे कदम पर ये भी काफी सफल हो सकता है? बिल्कुल। जहाँ तक बात है, ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसकी जो स्टोरेज है उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप रेफ्रिजरेशन नहीं चाहिए, जैसा आपने बताया -70 डिग्रीज, और ये 2 to 8 डिग्रीज पर स्टोर की जा सकती है फॉर 6 months, जिससे डेफिनेटली इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाएगी और जो डिस्टेंट कॉर्नर्स हैं कंट्री के वहां तक इसको पहुंचाना आसान रहेगा, अफोर्डेबल रेंज में है। और बाकी ये जहां तक हमने बात की कि एफिकेसी की, तो एफिकेशियस भी मानी जा रही है, मोर देन 70% एफिकेसी देखी गई है। लेकिन जब ये रोल ओवर की जाएगी पब्लिक में तो वाकई ये पता चलेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। और एक बात और कि ये जो ओल्डर पॉपुलेशन में है उसमें भी एफिकेसी देखी जा रही है। और आपने देखा है कि कुछ जो गाइडलाइंस बनाई गई है कि जिनको ये वैक्सीन दी जाएगी, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनमें पहले रोल आउट की जा रही है और बहुत प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि ड्राई रन की बात हो रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया को वैक्सीनेशन में बहुत एक्सपीरियंस है। और क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात हो रही थी तो थोड़ी कंसर्न थी। और एक ऐप है जो डेवलप किया गया है इंडिया में आईटी द्वारा, कोविन, जिसमें इवन वैक्सीन की जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टेम्परेचर मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है उसका भी रिकॉर्ड होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से हर बात का ध्यान रखा जा रहा है, सिर्फ ये सोच के कि पहली बार इतनी जल्दबाजी में कोई वैक्सीन तैयार हुई है और पब्लिक पैंडेमिक टाइम्स में ही, पैंडेमिक के चलते चलते पब्लिक को अवेलेबल हो सकेगी। जी मैम, लेकिन इसके 2 डोज हैं,
तो दोनों के बीच में जो आइडियल डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस पहले डोज के और दूसरे डोज के बीच, वो क्या है? आप अगर हमारी आवाज सुन पा रही हैं तो जो ये 2 डोजेस वाली वैक्सीन है, तो एक पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में आइडियली कितना वक्त होना चाहिए? डॉक्टर उमा कुमार हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रही हैं, हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। वैसे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है, यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली जो वैक्सीन है, उसे फिलहाल जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, उनकी तरफ से हरी झंडी मिल गई है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। कुछ देर में साफ हो जाएगा, अभी बैठक जारी है, कुछ देर में एक औपचारिक ऐलान की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसके बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के पास ये पहुंचेगा, सिफारिश जो है उनके पास पहुंचेगी, वो इसे फाइनल गो अहेड देंगे। डॉक्टर उमा कुमार वापस हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं आपसे जो सवाल मैम करना चाह रही थी कि दोनों डोज जो हैं उनके बीच में कुछ वक्त चाहिए, गैप चाहिए उसके इफेक्टिव होने के लिए, तो क्या भारत में ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि पहली डोज लोग ले लें लेकिन दूसरी डोज के लिए हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो या लेना ना चाहें? आपका क्वेश्चन बहुत रुक रुक के मुझे सुनाई दिया, बट वॉट एवर आई कुड अंडरस्टैंड, आप शायद बात कर रहे हैं कि वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच में जो गैप है उसकी वजह से इश्यूज क्या हो सकते हैं। जी जी। तो ये हाँ, ये मुश्किल तो काम है जहां भी 2 डोजेस की जाने की जरूरत पड़ती है वैक्सीनेशन में, बट वो इम्पॉसिबल नहीं है। क्या क्या कभी कभी होता है कि कोई इंडिविजुअल एक डोज ले लेता है और वो फिर उसको ट्रैक नहीं किया जा पाता सेकेंड डोज के लिए, तो जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो अफेक्टेड हो जाती है, एंड दैट गिव्स फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पर्टिकुलर मेडिकल प्रॉब्लम। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो ऐप है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल्स की होगी जिससे कि उनको ट्रैक करने में परेशानी नहीं आएगी। तो अगर मान लीजिए, लेकिन मैम कि अगर कोई सिर्फ एक ही डोज लेता है तो क्या वो काफी होगा? मतलब कितनी प्रोटेक्शन वो देगा अगर सिर्फ एक डोज ही हो पाता है? क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है शायद दूसरे डोज में। नहीं, देखिए, एक डोज लेने से कितनी प्रोटेक्शन आएगी ये बताना बहुत ही मुश्किल है। हम ये भी नहीं कह सकते कि उससे हाफ प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि जो सेकंड डोज दी जाती है वो बूस्टिंग इफेक्ट के लिए दी जाती है, राइट? तो उससे एक डोज लेने के बाद एक कितनी प्रोटेक्शन होगी और वो कितने दिनों के लिए होगी और वो किस प्रकार की होगी, क्योंकि इम्यूनिटी एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड नहीं है, कोई एक सेल इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि हमने जो इम्यूनिटी है वो दोनों टाइप्स के सेल्स पे डिपेंड करती है, बी सेल्स जिनसे कि एंटीबॉडीज बनते हैं, और टी सेल्स जो कि बाकी के सिस्टम को संभालते हैं, सेंसिटाइज करते हैं बॉडी को, और कुछ मेमोरी भी फॉर्म होती है। तो ये कहना कि कितने परसेंट लोगों को और कितने दिन तक इम्यूनिटी हो पाएगी सिंगल डोज से इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट कुछ जो डेटा आपने देखा होगा, किसी वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज की जरूरत होती है और उनको 100% प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में 2 डोजों की जरूरत पड़ेगी और वो सबको लेनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा कुमार हमसे बात करने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर क्यों ज़रूरत है और क्यों सूटेबल है, सबसे सही फिलहाल ये वैक्सीन नज़र आ रहा है जिसको हरी झंडी मिली है, जैसा सूत्र हमें बता रहे हैं आज की बैठक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। और सीधा चलते हैं डॉक्टर यतिन मेहता के पास, चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के। डॉक्टर मेहता, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। इस वक्त जो खबर आ रही है, जिस तरह से वैक्सीन को अब हरी झंडी मिली है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को लेकर, तो उम्मीद करनी चाहिए कि हालात थोड़े सुधरेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ वैक्सीन के बारे में, वो ये कि अगर वैक्सीन जिसे दिया जा रहा है वो किस तरह के एहतियात बरते? देखिए, वैक्सीन
का ये मतलब नहीं है कि आपको 100% प्रोटेक्शन मिले। पहली बात की वैक्सीन को इफेक्टिव होने में 1 महीना लगता है, इसलिए आप एक शॉट और दूसरे शॉट के बीच में आप प्रोटेक्टेड नहीं है। दूसरा, ये 100% प्रोटेक्शन कोई भी वैक्सीन नहीं देता। तो वैक्सीन के बाद भी, सेकेंड डोज लगने के बाद भी आपको जो मास्क पहनना, हाथ की सफाई और सेफ डिस्टेंस जो रखना है वो तो कंटिन्यू करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए सब लोगों को। जी, मैं स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में पढ़ रही थी डॉक्टर मेहता, और उसमें कहा गया था कि खान पान में भी कुछ परहेज बरतना है, तो क्या ये बाकी वैक्सीन पर भी लागू होता है? नहीं, और स्पुतनिक वैक्सीन का मुझे यही है कि जो उनके शुरू में जो ट्रायल हुए थे वो हेल्दी आर्मी के लोगों पे हुए थे। इसका मतलब कि उनका कितना आप उनको मान सकते हो वो कहना मुश्किल है, इसलिए मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। पर बाकी वैक्सीन के साथ कोई परहेज, खाने में परहेज नहीं होता। नहीं जी, वैसे कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिन पर कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है, जैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हुआ है। एक देश में कहा गया है कि वो उनकी मर्जी पर है कि वो वैक्सीन लें या ना लें, जबकि दूसरे देश ने कहा है कि वैक्सीन लेना होगा। तो ये जो ग्रुप्स हैं, चाहे बच्चों के बारे में बात करें या इस तरह की महिलाओं के बारे में बात करें, तो फिर इनके लिए क्या बचाव है? सिर्फ यही हाथ धोना और मास्क? ठीक, कदमिनी जी, ये कोई भी जो नया वैक्सीन या नई दवाई जो आती है, जो आपका ड्रग कंट्रोलर अप्रूव करते हैं, वो हमेशा शुरू के कुछ साल तक प्रेग्नेंट लेडीज जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, या छोटे बच्चों में अप्रूव नहीं होता। इसलिए वो तो हर चीज के लिए यही है, हर दवाई के लिए यही है, इसलिए उसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा, ये जनरली एक्सपीरियंस से रहा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो उनमें इतना सीवियर नहीं होता जब डिजीज होता है तो, और छोटे बच्चों में भी डिजीज जो होता है वो इतना सीवियर नहीं होता। इसलिए अभी फिलहाल तो उनमें वैक्सीन नहीं लगेगा, और फिर बाद में देखते हैं कुछ सालों के बाद अगर कोई डेवलप हुआ या वैक्सीन लगना शुरू हो, बात अलग है, लेकिन उनमें खतरा कम है, इसलिए घबराने की इतनी बात नहीं है उनमें। जी, अब एक नया स्ट्रेन हम देख रहे हैं सर, जो यूके वाला जो स्ट्रेन है, जो कि ज्यादा इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से करता है। तो इस तरह से लगातार जब म्यूटेट हो रहा है कोई भी वायरस, ऐसे में कितना भरोसा करना चाहिए कि अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में जो वैक्सीन है वो अभी सारे म्यूटेटेड जो वायरस है उन पर कारगर होगा? अभी तक जो इनिशियल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने वैक्सीन निकाले हैं उनका डेटा ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये यूके के जो वेरिएंट है उसमें भी काम करेगा। दूसरी बात ये कि यूके का जो वेरिएंट है, ऑल्दो वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब ज्यादा लोगों में फैल सकता है, लेकिन जब उनको बीमारी होती है वो इतनी सीवियर नहीं होती जितनी बाकी कोविड वालों में है। कम से कम उससे ज्यादा खतरनाक ये बीमारी नहीं है, लेकिन हालांकि स्प्रेड ज्यादा लोगों में कर सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी यूके वेरिएंट में भी वो काम करेगा। जी, एक कंफ्यूजन इस चीज को भी लेकर हो रहा है, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो ऑलरेडी बेहद बीमार हैं इस वायरस के कारण, क्या उनको भी वैक्सीन लगेगी? देखिए, फिलहाल WHO ने तो रेकमेंड किया है कि सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, और इंग्लैंड में और अमेरिका में जिनको बीमारी हो भी गई है उनको भी वैक्सीन लग रहा है, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है। और अभी तक हालांकि हमें मालूम नहीं है कि जिसको डिजीज हो गया एंटीबॉडी लेवल कितना होना चाहिए और कब तक वो रहता है, इसलिए फिलहाल वो सब में लग सकता है। लेकिन अभी इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जो लोग एक्सपोज होते हैं, पुलिस वाले, कर्मचारी लोग, उनको, और दूसरे जो वल्नरेबल ग्रुप है, जिसका मतलब कि जिनको ज्यादा और बीमारियां हैं जिससे वो बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है, मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, उनको सबसे पहले लगेगा, बाकी लोगों को बाद में लगेगा। जी, एक चीज जिसको लेकर मैं अपने पहले गेस्ट से भी पूछ रही थी और जिसको लेकर कई जगहों पर सवाल उठाए जाते हैं, साइड इफेक्ट्स को लेके। अब तक जितना मैंने पढ़ा है, रिसर्च किया है, साइड इफेक्ट्स में थोड़ा बहुत वॉमिटिंग और सरदर्द ही मैंने पढ़ा है। क्या इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट्स आपकी नजर में है? देखिए, माइल्ड फीवर हो सकता है, आपको थोड़ा सा फीवर होगा, दर्द होगा जहां इंजेक्शन हुआ है, ये हो सकती है। कुछ लोगों को शिवरिंग भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स किसी को नहीं हुए।
हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन कोई खतरनाक साइड इफेक्ट अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं। जी, जो रिसर्च मैंने किया है उसमें यह भी है कि जो एलर्जिक हैं लोग, चीजों से बहुत ज्यादा हाईली एलर्जिक हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, ये वैक्सीन जो है वो एनिमल प्रोटीन्स के थ्रू होता है, इसलिए उनको खतरा थोड़ा बढ़ जाता है वैक्सीन के रिएक्शन का। हालांकि जो फाइजर वैक्सीन है और जो मॉडर्ना वैक्सीन है जो अभी हिंदुस्तान में अभी नहीं आए, उनका जो जिस हिसाब से वो है वो एनिमल प्रोटीन्स में नहीं है, इसलिए उनमें खतरा वो कम रहेगा जिनको एलर्जिक रिएक्शन का रिस्क है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, डॉक्टर यतिन मेहता, और काफ़ी चीज़ें साफ हो गई इस पर। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं यहाँ अश्विनी चौबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। बहुत स्वागत है चौबे जी आपका। ये काफ़ी अहम एक डेवलपमेंट है मंत्री जी। जी, जिस तरह से वैक्सीन को गो अहेड दिया गया है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, तो काफी अहम एक डेवलपमेंट है। माना जाना चाहिए कि ये जल्दी शुरू हो जाएगा वैक्सीन एडमिनिस्टर करना। निश्चित रूप से सारी तैयारियां हो रही है और उस पर जो इमरजेंसी वितरण की व्यवस्था है उसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं, टास्क फोर्स बैठ करके उसको उस रेगुलेशंस को या उसके जो भी सूत्र है वो सारे अपनाए गए हैं और उसमें जल्द ही उसकी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और फिर आम जनता को आने वाले इस माह में मुझे विश्वास है कि यह जनवरी का महीना 2021 का जनवरी फरवरी हम सब लोगों के लिए बहुत शगुन का महीना होगा। 2020 कष्ट का महीना, कष्ट का साल बीता। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सबसे विश्वसनीय और सस्ता वैक्सीन भारत अपने लोगों के लिए जो तैयार किया है वो सबके लिए, देश के लिए और दुनिया को भी इसका लाभ होगा। जी, मंत्री जी, कल ड्राई रन होना है, 2 तारीख को इसका ड्राई रन होना है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जो चिंता आप सबों को होगी वो बड़े शहरों की नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों की होगी, जहां पर वायरस तो पहुंच गया है लेकिन अब वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, देखिए, वो ड्राई रन जहाँ जहाँ सारी व्यवस्था उसके लिए टास्क फोर्स बनी है, स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, ब्लॉक लेवल पर भी, हर एक जगहों पर उसकी मॉनिटरिंग कमेटी है। हर प्रकार के उसके वैक्सीन को रखने की सारी क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके भंडारण की व्यवस्था क्या है, क्या क्षमता है, क्या मशीन चाहिए, एक पूरी की पूरी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर राज्यों को ये उपलब्ध कराई जा रही है और हर प्रकार की व्यवस्था को अंजाम देने के लिए यह जो आप देख रहे हैं कि कल ये ड्राइंग की व्यवस्था जो है तो निश्चित रूप में ये सफल होगा और इस प्रयोग को करके आगे जैसे ही हमारी सब कुछ व्यवस्था ठीक हो जाती है तो हम लोग जल्द ही लोगों को जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग उसको वैक्सीन देने का बात करेंगे। जी, कोई तारीख है क्या आपके दिमाग में कब तक ये सब हो सकता है? नहीं, अभी तारीख तो नहीं कर सकते ठीक क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं जो है उसके लिए नेशनल लेवल पर कमेटी है, वो विचार कर रही है, देख रही है, साइंटिस्ट हैं और भी हमारे शास्त्रिक लोग, तो उसमें हर दृष्टिकोण से जो उपयुक्त समय होगा जल्द ही हमें विश्वास है कि इस माह में होना चाहिए, ऐसा हमारी उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है। जी, काफी बड़ा एक्सरसाइज है ये। तो पहले फेज में कितनी बड़ी संख्या में वैक्सीन एडमिनिस्टर हो जाएंगे, कितने लोग इसमें लगेंगे करने के लिए, कुछ अगर बता पाए हमें? देखिए, अभी तो 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ डोज वैक्सीन का ये तैयारी चल रही है जी। और उस दृष्टिकोण से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो पहले स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो फ्रंट लाइन जो कोविड वॉरियर्स है, ऐसे लोग लगभग 3 करोड़ लोग हो जाते हैं और लगभग 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 50 से एबव उम्र के हैं। उसमें कुछ हाई रिस्क के भी लोग हैं, कई बीमारियां हाई रिस्क के हैं, तो ऐसे लोगों को 30 करोड़ लोगों को प्रथम फेज में देने की बात है जी। और इसमें पूरे देश में वैक्सीनेटर से लेकर के हजारों लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैंने कहा ना कि प्रखंड स्तर पर इसकी पोख्ता व्यवस्था कर ली गई है। हर राज्य में उसकी कमेटी, 2-2 कमेटी बनी है, मॉनिटरिंग कमेटी भी, टास्क फोर्स भी और
हर स्तर पर इसका कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना रह जाए, तो हर प्रकार के कदम उठाए गए। जी, आइडियली आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं कि कितने वक्त में पूरे देश में जिनको भी वैक्सीन लगनी है वो लगकर दोनों डोज खत्म हो जाए, तो ये टाइम पीरियड क्या है? उसका अभी टाइम पीरियड नहीं कहा जा सकता है, कब तक चलेगा आगे। और अभी तो 30 सबको लगना है, कितने नहीं लगना है, कितने को लगना है, तो 30 करोड़ की अभी तैयारी है जी। आगे जिनको जरूरत के हिसाब से वो सबको व्यवस्था होगी और लगेगा। तो इसमें अभी डेट हम नहीं बता सकते हैं कि ये कब तक चलेगा। ये अभियान लंबे काल तक चलेगा, ये बात सही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी चौबे जी हमसे बात करने के लिए। तो जल्द से जल्द कोशिश होगी सरकार की कि एक बार हरी झंडी मिल गई उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाए और पहला टारगेट 20 करोड़ के करीब लोग हैं जिनको वैक्सीन लगना है, जो उस कैटेगरी में आते हैं जिनको सरकार ने फिलहाल तय किया है, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो उम्र दराज लोग हैं उन सब के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच धान को लेकर घमासान मचा हुआ है। राज्य में 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक धान खरीद की जानी है। पहले धान के बोरे को लेकर और अब एफसीआई से चावल लेने की इजाजत नहीं मिलने के बाद तल्खी और बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खत लिखा, फिर फोन पर बातचीत भी की। छत्तीसगढ़ में इस साल 21,52,000 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। धमतरी जिले में भी 89 धान खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जा रहा है, लेकिन कई किसान परेशान हैं। फसल कटने के 2 महीने बाद भी धान बिका नहीं है। कई किसानों के पास धान को रखने के लिए घर में जगह नहीं है। खुले आसमान के नीचे धान रखा है, धान बिका नहीं, सो हाथ खाली हैं। मजदूर, दुकानदार सब पैसों के लिए तगादा कर रहे हैं। 27 तारीख के हवे 27 के कागज ला फेंक देरी से, फिर दूसरा जाके 3 दिन के बाद जाके देखे ना, फिर नाम ले ले तीनों काटा धर के फिर गए रहे भराए बार, तब ले दे के हो ही नहीं 5-6 बार हो गए जात होते हैं वह लाइन से लाइन निकलेगा तब कैसे कर गया। हाँ, नुकसान बहुत होता ना गुरु जी। घर में रखे बर जगह नहीं, मुसवा खाते वो फिलफिली तितली जो कीड़ा है वो मन बोतरा करे थे धान टोकन नहीं मिल पाते, बार बार जाते हैं तो लाइन से निकल ही गई बोलते मन 1 एकड़ है मोर छोटे किसान परेशानी हुई तो है, लंबा समय हो गया तो कर सके। अभी वह बार पैसा कौड़ी नहीं है, हैं अभी जो भी उधारी तेल काटा थे मैंने कर्जा तो कर्जा पूरा भी नहीं कटा थे, ऐसे परेशानी कर्जा कट गए और कर्जा में अभी नौकर चाहे या लेबर मतलब देवर पैसा भी नहीं हो। छत्तीसगढ़ में इस साल धान का रकबा 22,68,000 हेक्टेयर से बढ़कर 27,59,385 हेक्टेयर हो गया है। केंद्र सरकार पहले राज्य से 45 लाख टन धान लेती थी, इस बार इसे 60 लाख टन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने भी धान खरीदी का लक्ष्य 85 से बढ़ाकर 90 लाख टन कर दिया। राज्य सरकार का आरोप है कि एफसीआई की देरी से धान बर्बाद हो सकता है, जिससे 21,52,000 किसानों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में कि एफसीआई में चावल जमा करने का अनुमति दी गई, कोई रेक नहीं मिला है और इसके कारण से यहाँ सोसाइटियों में और उसके बाद राइस मिल में सोसाइटियों में धान जाम होते जा रहा है और राइस मिलों में चावल जाम होते जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, दोष केंद्र को दे रही है। धान खरीदी को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजनीति की जा रही है और लगातार बोरे से लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। वास्तविकता ये है कि राज्य सरकार किसानों के धान खरीदना नहीं चाहती और इसलिए केवल आरोप लगाते हैं। पिछले समय जो धान की खरीदी की अनुमति चावल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, उसमें 28 लाख मीट्रिक टन जो चावल के 30 सितंबर 2020 तक एफसीआई में जमा करने थे, राज्य सरकार उसमें असफल रही है। एक और समस्या इन बोरियों को लेकर है।
सरकार ने चूंकि 90 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, इसके लिए उसे करीब 5 लाख गठान बारदाने लगेंगे। केंद्र से केवल 1,45,000 गठान बारदाने का भरोसा दिया गया है। अभी तक मिले हैं सिर्फ 1,05,000 गठान। छत्तीसगढ़ धान की खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर करता है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल केंद्र और राज्य की लड़ाई में किसान पिस रहे हैं। राज्य के अपने आरोप हैं, केंद्र की अपनी दलीलें, लेकिन इन सब के बीच एक हकीकत ये है कि किसान के हाथ खाली हैं और दलीलों से उसके घर का चूल्हा नहीं जलता। धमतरी से सुभाष और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।